कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग लिनफान को एक ऐसी टेक्निक सिखाती है जिसका यूज करके वो अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को काफी तेजी से ग्रो कर पाए। साथ ही 10,000 ग्रेट माउंटेन से काफी सारे डिमोनिक बीस्ट रिलीज होकर आसपास के इलाकों में फैल चुके थे। तो लिनफान और उसके साथ ही इन डिमोनिक बीस्ट को खत्म करने लगे। हालांकि इन्हें खत्म करने के लिए डीमन किंग को मारना जरूरी था, तो लिनफान और उसकी सिस्टर लिनियाओ ने मिलकर उस डीमन किंग पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो डीमन किंग वहीं पर मारा जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिनफान को देख पाते हैं, जो कि अकेले ही 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की तरफ निकल चुका था। मगर सिटी गेट ओपन करते ही उसे अपने सामने चेन जुआन और बायराओ नजर आए, जो कि उसी का इंतजार कर रहे थे। वो कहते, क्या बॉस, तुम तो हमें छोड़कर अकेले ही उस भयानक इलाके में जाना चाहते हो? जिस पर लिनफान कह रहा था कि तुम्हारे साथ होने से मुझे हर वक्त तुम लोगों की फिक्र रहेगी और इससे मेरी स्पीड कम हो सकती है। तो चेन जुआन अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बताने लगा कि भाई उन माउंटेन्स में नॉलेज की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप मुझे और मेरे ब्रेन को अपने साथ लेके चलो तो मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। उतने में ही बायराओ कह रही थी कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दूसरे लोगों जैसे आप पर बिल्कुल बोझ नहीं बनूंगी। यहाँ पर दूसरे लोगों का मतलब था चेन जुआन से। मगर लिनफान तो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा, जो देख इन दोनों को लग रहा था कि शायद इन्होंने पेश की हुई एबिलिटीज लिनफान को इम्प्रेस ना कर पाई। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। लिनफान तुरंत इन दोनों से कहने लगा कि वहाँ खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से हमें निकलना चाहिए। तो ये दोनों काफी ज्यादा खुश होकर उसके साथ रवाना हो गए। चेन जुआन से कह रहा था, भाई आपने अपनी सिस्टर को भी साथ ले जाना चाहिए था। जिस पर लिनफान बताता है कि लिनियाओ की अपनी प्रॉपर्टी और ट्रेजर में जान बसती है, वो कभी उनसे दूर नहीं रह सकती। इधर डुगलिनी ने जाता हुआ देख रही थी। वह ये बंदी क्या सोचती है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सीन शिफ्ट होकर हम इमॉर्टल फॉरेस्ट मैंशन के लीडर को देख पाते हैं, जो कि बुरी तरह से घायल था। वो अपनी किसी एल्डर को बताने लगा कि हमारा माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। दरअसल लिनफान और लिंशी वहाँ पर पहुँच गए थे। हालांकि मैंने आपके बारे में उनके सामने कुछ नहीं बोला। हालांकि एक बंदे ने उस पर अचानक से स्ट्राइक हिट करते हुए उसका काम तमाम कर दिया। साथ ही ये लोग एक टूम्बस्टोन के सामने नील करते हुए कहने लगे कि लिनफान 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की तरफ निकल चुका है। दरअसल वो इस बात का पता लगाना चाहता है कि उसकी सिटी में वो फ्लाइंग डीमंस क्यों आए थे। उतने में ही वो टूम्बस्टोन अपने आप ग्लो करने लगा। साथ ही उनके सामने एक मैसेज भी अपीयर्ड हो चुका था। वही दूसरी तरफ लिनफान 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में पहुंच चुका है। उसने अपने रास्ते में आए हुए डीमन आर्मर्ड राइनो को एक ही पंच में निपटा दिया था। तो चेन जुआन तुरंत उस बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नोट करने लगा। वह ये एक 7th रैंकिंग वाला हाई टियर का बीस्ट था और इसका आर्मर बस डिवाइन वेपन से ही ब्रेक किया जा सकता था। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट अभी भी जिंदा है। इधर बायराओ लिनफान से कहने लगी कि आज आधे दिन में ही हम पर 5 बार हमले हुए। मानना पड़ेगा इस माउंटेन को बेवजह खतरनाक नहीं माना जाता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आसानी से घूम पाता होगा। और उतने में ये लोग देखते हैं कि वो घायल बीस्ट तो उठकर खड़ा हो गया। बेचारा चेन जुआन तो डर के मारे ही पीछे खिसक रहा था। और उतने में उस बीस्ट पर किसी ने कटे हुए पेड़ से हमला कर दिया। भले कोई और नहीं बल्कि डुगलिन के वफादार अंकल जाओ थे। अब हमें सीधे रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर अंकल जाओ ने उसी बीस्ट को पकाकर इन्हें सर्व किया। उस भुने हुए गोश्त को देखकर चेन जुआन कहने लगा कि इतना प्रेशियस एक्सपेरिमेंट का मटेरियल ऐसे ही बर्बाद हो गया। इन लोगों ने तो बेवकूफों जैसे उस बीज से बारबेक्यू बना लिया और फिर जैसे ही चेन जुआन ने उस मीट को टेस्ट किया उसका गम खुशी में बदल गया था, क्योंकि वो बीस्ट काफी ज्यादा डिलीशियस है। इधर लिनफान अंकल जाओ से कहता है कि देखो तो डुगलिन को मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है, इसलिए तो मेरा ख्याल रखने के लिए उसने आपको यहाँ भेज दिया। तो अंकल जाओ से बताने लगे कि बच्ची जवानी के दिनों में मैं यहीं पर आके लकड़ियाँ काटा करता था, यानी कि मैं इस 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के इलाके से अच्छे से वाकिफ हूँ। और मिस डुगलिन को लग रहा था कि तुम्हें इस एरिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, इसलिए तुम्हें गाइड करने की खातिर उसने मुझे यहाँ भेज दिया। जिस पर लिनफान थोड़ा सा डाउटफुल होकर कहने लगा कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में लकड़ियाँ काटना, वाह ये तो बड़ा ही बहादुरी का काम है। अगर आप उस दिन डीमन किंग को मार देते तो शायद मेरी बजाय आप ही फेमस हो जाते। मैंने सुना कि आपने कई सारे फ्लाइंग डीमंस को मार दिया था। जिस पर अंकल जाओ कहने लगे कि बच्चे अब तो मेरी हड्डियाँ जवाब दे चुकी, मेरे से जितना पॉसिबल हुआ मैंने सिटी को प्रोटेक्ट किया। अब तो ये तुम लोगों का फर्ज है कि तुम हमारी डोंगलिन सिटी की रक्षा करो। ये लो चलो जरा इस बूढ़े आदमी के हाथ का खाना भी चक्कर देखो। वैसे मैंने यंग मिस डुगलिन को किसी के लिए इतना परेशान होता हुआ नहीं देखा था। वो तो तुम्हारी काफी ज्यादा
ज्यादा फिक्र करती है, जरूर से तुम में कोई खास बात होगी। तो लिनफान उन्हें धीरे से बताने लगा कि मेरे ख्याल से आपकी डुगुलिन को मुझसे शिद्दत वाला प्यार हो चुका, इसलिए तो मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशान है। जो सुनते साथ ही अंकल जाओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, जिसके बाद वो हंसते हुए कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा मजाक करते हैं। और उतने में उन्हें भेड़ियों के हावलिंग की आवाज आने लगी। अंकल जाओ कहने लगे कि ये तो ब्राउन वुल्फ है और ये भेड़िए हमेशा अपने झुंड के साथ ही शिकार करते, शायद आज कोई बहुत ही भयानक मौत मरने वाला होगा। दरअसल ये भेड़ियों का झुंड लॉर्ड वेन और उसके जूनियर के पीछे लगा हुआ था। तो लॉर्ड वेन तुरंत ही अपने किंगमिंग बिस्ट को समन करते हुए उन भेड़ियों पर हमला कर देता है। इस तरह से लॉर्ड वेन ने तो खुद को बचा लिया, मगर उसका जूनियर मौत की कगार पर था। इधर चिनजुआन कह रहा था कि क्या हमने उन लोगों की मदद करनी चाहिए, जिस पर बायराओ कह रही थी कि वो लोग हमसे काफी ज्यादा क्लोज डिस्टेंस पर हैं। उन्हें खत्म करने के बाद वो बीस्ट वैसे भी हमारे पास आने ही वाले हैं। जो सुनते साथ ही चिनजुआन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो कह रहा था ये देखो यहाँ पर एक हाई रैंकिंग बीस्ट की ड्रॉपिंग है, इसकी स्मेल से वो भेड़िए भाग जाएंगे। जिसके बाद वो बड़े ही गंदे तरीके से अपने हाथ उस ड्रॉपिंग में मलकर सीधे उन भेड़ियों की तरफ भाग निकला। इधर लॉर्ड वेन और उनके जूनियर को कई सारे भेड़ियों ने घेर लिया था, मगर जैसे चिनजुआन वहाँ पर पहुंचा वो भेड़िए उसकी स्मेल से वहाँ से भाग निकले। इधर लॉर्ड वेन उसके साथ हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर उतने में एक और बीस्ट सीधे चिनजुआन के पीछे आकर खड़ा हो गया। दरअसल ये उल्फ का किंग था। तो चिनजुआन उससे कहता है ये देखो मेरे हाथ पर क्या लगा है, ये एक हाई रैंकिंग बीस्ट की ड्रॉपिंग है। और उतने में उसे अंकल जाओ की आवाज आने लगी। वो कह रहा था बच्चे मैं तो तुझे बताना ही भूल गया, दरअसल ये हाई रैंकिंग वाले बीस्ट की ड्रॉपिंग नहीं थी, बल्कि वो तो एक लोअर रैंकिंग वाला बीस्ट था। जो सुनते साथ ही बेचारा चिनजुआन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया और उतने में उस डीमन किंग के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ गई। चिनजुआन ने देखा कि लिनफान वहाँ पर आ चुका है। तो चिनजुआन उसे बताने लगा कि भाई इन भेड़ियों की अपर बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन लोअर बॉडी उतनी ही ज्यादा कमजोर। अगर अटैक करना ही है तो इसकी लोअर बॉडी पर करो। तो लिनफान ने एकदम फ्लेक्स के साथ जमीन पर स्किट करते हुए सीधे उस बीस्ट की लोअर बॉडी पर वार कर दिया, जिससे वो बीस्ट हवा में उछल कर नीचे आ जाता है। मगर नीचे आते ही उस पर मुक्कों की बौछार करते हुए लिनफान ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया और फिर क्या ब्रूटली उसकी मुंडी धड़ से अलग हो चुकी थी। अब लिनफान उस बीस्ट का सिर चिनजुआन की तरफ थ्रो करते हुए कहने लगा कि ये लो और मजे करो, तुम इस पर अब जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब लॉर्ड वेन तुरंत ही लिनफान को रिस्पेक्ट देते हुए बताने लगा कि मेरा नाम है लॉर्ड सॉन्गवेन और मैं वेस्टर्न फ्रॉस्ट सिटी का लॉर्ड हूँ। आप लोगों ने हमारी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने आपकी काफी तारीफें सुन रखी थी कि कोई लिनफान नाम का हीरो ईस्टर्न लिन रीजन में डोमिनेट कर रहा, और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तुम तो वाकई काबिले तारीफ हो। जिस पर लिनफान कह रहा था कोई बात नहीं, बस अगली बार बेवजह बीस्ट किसी और के कैंप्स तक मत लाना। जो सुनते ही वेन थोड़ा सा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि मैं सिटी लॉर्ड हूँ, भला मैं ऐसी वाहियात हरकतें क्यों करूँगा। जिस पर लिनफान कह रहा था कि नॉर्दर्न कांग सिटी का लॉर्ड कियो भी तो सिटी लॉर्ड है, और मैंने सुना था कि वो बंदा दूसरे लोगों को गार्बेज जैसा ट्रीट करता। जिस पर लॉर्ड वेन का चमचा कह रहा था कि तुम उस सिटी लॉर्ड कियो की हमारे लॉर्ड के साथ कंपैरिजन ही मत करो। हमारे लॉर्ड ने तो आज तक कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, वो तो बस हमारे वेस्टर्न फ्रॉस्ट सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते। तभी वेन कह रहा था कि फिलहाल हमारी चारों सिटीज में कैओस मचा है, अगर हम इसके पीछे की वजह तलाश ना करें तो हमारी सिटीज में कभी शांति कायम नहीं होगी। जो सुनते साथ ही लिनफान कहने लगा कि आप तो राइचस पाथ के फॉलोअर हो, माफ करना मैंने आप पर शक किया। वैसे हम लोग भी 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में इन्वेस्टिगेट करने आए थे, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बिंदास बता सकते हो। तभी लॉर्ड वेन का बंदा कहने लगा कि भाई दरअसल हम यहाँ पर अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट की तलाश में आए थे। जो सुनते साथ ही लॉर्ड वेन अपने बंदे को गुस्से में घूरने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिनफान को इस बारे में पता चले, मगर अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है। जिसके बाद वो लिनफान से कहने लगा कि इस अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को ढूंढना हेवंस पर क्लाइम करने जितना मुश्किल है, हमें तो उम्मीद भी नहीं कि हम उसे ट्रेस कर पाएंगे। उतने में ही चिनजुआन बताने लगा कि वो बीस्ट तो डिट्टो पांगलिन बीस्ट जैसे नजर आता, साथ ही बीस्ट तो ट्रेजर हंटिंग और ट्रैकिंग का एक्सपर्ट है, क्योंकि हेवन ने इस बीस्ट को काफी स्ट्रॉन्ग सेंसेस से बहाल किया। यहाँ पर लिनफान कह रहा था कि शायद आप इस बीस्ट का इस्तेमाल करके सभी चीजों को सेंस करना चाहते हो, इससे आपको 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में मची हुई दहशत के पीछे का रीजन पता चलेगा। जिस पर विन कह रहा था बिल्कुल, हम तो बस अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते, क्या आप हमें बता सकते हो कि ये अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट हमें कहाँ मिलेगा। जिस पर
पर चेंजुआन बता रहा था कि इस बीस्ट को ढूंढना तो लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप उसका फेवरेट फ्रूट यानी कि जेड नेक्टर को ढूंढ पाओ तो उस बीस्ट के मिलने के चांसेस होंगे। तो वेन उससे पूछ रहा था, मेरे भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये फ्रूट हमें कहाँ मिलेगा? जिस पर चेंजुआन जवाब देते हुए कह रहा था कि ना, ये तो मुझे भी नहीं पता। जो सुनते साथ ही वेन काफी ज्यादा डेस्परेट होकर चेंजुआन से कहने लगा कि जरा प्लीज अपने दिमाग पर जोर डालो, पता करो कि वो फ्रूट हमें कहाँ मिलेगा। ये लोग तो उसका ऐसा बर्ताव देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, जिसके बाद तुरंत होश में आते हुए इन लोगों से माफी मांगने लगा। तो लिनफान बताने लगा कि हमारे साथ है अंकल जाओ और वो इस पूरे माउंटेन को काफी अच्छे से जानते। जिस पर अंकल जाओ बताने लगे कि मैं नहीं जानता तुम किस फ्रूट का जिक्र कर रहे, लेकिन मैंने एक फ्रूट टेस्ट किया था और वो कहाँ मिलेगा ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस जगह लेके जाऊंगा। वही दूसरी तरफ लॉर्ड क्यू ने मून फेरी के डिसाइपल्स पर अटैक कर दिया था। वो कह रहा था कि तुम लोगों की मुझ पर स्नेक अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी मून फेरी बीच में आकर बताने लगी कि हम में से कोई भी दूध का धुला नहीं। अगर हमने तुम पर स्नेक अटैक किया है तो तुमने भी लॉर्ड वेन के पीछे भेड़िए लगा दिए। जिस पर लॉर्ड क्यू कहने लगा कि हम सभी लोग उसी चीज की तलाश में यहाँ आए हैं, इसलिए सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला बहाना छोड़कर सीधे मुद्दे पर आ जाओ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों अलायंस बना सकते हैं, लेकिन फेरी ने इसके लिए मना किया। वो लॉर्ड क्यू से कह रही थी कि हम 3 हैं और तुम हो अकेले, हम तो तुम्हें आसानी से हरा सकते। जो सुनते साथ ही वो बंदा मून फेरी के डिसाइपल्स से कहने लगा कि अगर तुम्हारी से एक लीडर यहाँ पर मारी जाए तो उसकी पोजीशन खाली हो जाएगी। तुम में से कोई भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है, मगर शायद वो डिसाइपल्स मून फेरी के साथ ईमानदार हैं, इसलिए वो लॉर्ड क्यू से कह रही थी कि हमारे दरमियान झगड़े लगाना बंद करो। साथ ही मून फेरी ने भी अपना इरादा बदल दिया। वो अब इस बंदे से पंगे लेना नहीं चाहती थी, तो उसने अलायंस के लिए हाँ बोल दिया। लॉर्ड क्यू बता रहा था कि उस वेन के पास कोई तो सीक्रेट मेथड जरूर है जिसका यूज करके उस चीज को हासिल करेगा। खैर मैंने भी लॉर्ड वेन पर एक मार्क छोड़ दिया था, वो जहाँ भी जाएगा हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। जैसे वो उस चीज को हासिल करे हमें सिर्फ उसे खत्म करना है। उसके मरने के बाद वो चीज किसे मिलेगी इसका फैसला बाद में किया जाएगा। तो मून फेरी भी इसके लिए राजी हो गई। वो कह रही थी कि जब तक लॉर्ड वेन मारा नहीं जाता हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। उस वेन के रास्ते से हटते ही हम लोग फाइट करेंगे। हम दोनों में से जो भी जीतेगा वो चीज उसे मिलेगी। तो लॉर्ड क्यू ने तुरंत ही उसके साथ हाथ मिला लिया। वेल इनकी सारी बातें दूर बैठे लिंशी ने भी सुन ली थी। वही दूसरी तरफ अंकल जाओ इन लोगों को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे जहाँ पर जेड नेक्टर फ्रूट था। लॉर्ड वेन तो उसे हासिल करने के लिए काफी ज्यादा उतावला हो गया। तभी अंकल जाओ कह रहे थे कि अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो शौक से जाकर उस फ्रूट को हासिल कर लो। तो एल्डर वेन कह रहा था, एल्डर प्लीज अब आप ही सजेस्ट करें कि हम उस फ्रूट को हासिल कैसे करेंगे। जो सुनते साथ ही अंकल जाओ ने एक पत्थर को उन फूलों की तरफ थ्रो कर दिया। उतने में ही एक फ्लावर अपना मुंह खोलते हुए इस पत्थर को निगल चुका। जो देख चेंजुआन कह रहा था, बाप रे ये तो मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स है। वहीं पर बायरा बताने लगी कि एक दो होते तो हम उनसे निपट भी लेते, मगर यहाँ पर तो ढेर सारे फ्लावर्स मौजूद हैं। तभी लिनफान कह रहा था कि मेरे पास एक तरीका है, अगर हम एक लाइन बना ले और हर कुछ सेकंड के बाद इन फ्लावर्स के पास चले जाएं, तो हम इन फ्लावर्स के अटैक को डॉज कर जेड नेक्टर को हासिल कर सकते और फिर हमें उसी ऑर्डर में वापस आना है। तो एल्डर जाओ तुरंत ही फर्स्ट नंबर पर जाने के लिए तैयार हो गए। वहीं पर बायरा सेकंड नंबर पर जाने के लिए राजी हो गई। साथ ही लॉर्ड वेन और उनका चमचा भी इस प्लान में शामिल हो गया था। इधर चेंजुआन लिनफान से पूछ रहा था, भाई मैं क्या करूं? तो लिनफान कहता है तुम साइड में जाकर हमें चीयर्स करो। तो चेंजुआन तुरंत ही साइड में जाकर तुरंत ही इन लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर चुका। जो देख बायरा अपना सिर पीटने लगी। वो कह रही थी इसका तो कुछ नहीं हो सकता। वहीं पर लॉर्ड वेन कहता है कि ये बंदा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा, इसकी वजह से मेरा ऑलमोस्ट सारा टेंशन ही खत्म हो गया। अब एल्डर जाओ ने पहले डीमन फ्लावर पर पाव रख दिया। दूसरे फ्लावर के अटैक को बायरा ने डॉज किया था, जिसके बाद लॉर्ड वेन और उसका साथी इन फ्लावर्स को भटकाने लगे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिनफान ने ये फ्रूट हासिल कर लिया। और अब ये लोग उसी सीक्वेंस से उन डीमन फ्लावर से दूर आ गए। लॉर्ड वेन तो इस फ्रूट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, तो लिनफान तुरंत ही उसे वो फ्रूट दे देता है, जिससे तो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। लिनफान और उसके दोस्त तो ये सब देखकर थोड़े से हैरान थे। तभी लिनफान लॉर्ड वेन से कहता है कि जरा इजी हो जाए, वरना आपकी खुशी गम में बदलने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इधर लॉर्ड वेन अपने बंदे से पूछ रहा था कि बोलो क्या इस जेड नेक्टर फ्रूट से हम उस अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को ट्रेस कर पाएंगे? जिस पर वो बंदा कह रहा था हाँ बिल्कुल। जो सुनते साथ ही लॉर्ड वेन कहने लगा कि यानी अब हमें इन लोगों की कोई जरूरत नहीं। इतना कहते साथ ही उसने एक पॉइजन बॉटल से लिनफान पर अटैक कर दिया। हालांकि लिनफान अपने सामने एक शील्ड बनाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लॉर्ड वेन से पूछ रहा था कि क्या आप इस अटैक का रीजन मुझे बता सकते हो? जिस पर लॉर्ड वेन कहने लगा कि तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुड बाय का गिफ्ट है। दरअसल
दरअसल ये फ्रेंजीड बॉइलिंग पाउडर पॉइजनस स्कॉर्पियंस को काफी ज्यादा पसंद आती। अब तो स्कॉर्पियंस तुम्हारे साथ मजे करेंगे। इतना कहते साथ ही वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। इधर कई सारे स्कॉर्पियंस वहाँ पर पहुँच गए थे। जो देख चेन जुआन की तो फटके हाथ में आ गई। वो लिनफान से कह रहा था बड़े भाई जब तक हम इनसे निपटेंगे तब तक तो कमीना बेन हमारे हाथ से निकल जाएगा। जिस पर लिनफान कह रहा था कि वो जितना दूर जा पाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस खेल की तो अभी शुरुआत हुई है। अभी हम देख पाते हैं लिंशी को जो कि काफी तेजी से एक बंदे को फॉलो कर रही थी। साथ ही साथ हमें एक डिमोनिक बीस्ट भी नजर आया जिसके सामने वही बंदा खड़ा था जिस पर लिंशी नजर रखे हुए हैं। दरअसल ये बंदा ग्रुप ए का मास्टर असासिन था। इधर वो डिमोनिक बीस्ट तुरंत ही उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जो देखो बंदा अपनी सोड को बाहर निकालते हुए कहने लगा कि बीस्ट तो बेवजह मारा जाएगा। इसने तो बड़े ही बेकार बंदे से पंगे लिए हैं। जिसके बाद हमें सिर्फ कुछ स्लैशेस नजर आए और फिर वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर उस बीस्ट का काम तमाम हो चुका था। वो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि अगर ये 10,000 ग्रेट माउंटेन से तो क्या हुआ, बाइजी किसी के बाप से नहीं डरता। अगर ये मिशन कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। यहाँ पर लिंशी ने इस बंदे की पावर को विटनेस किया था। वो समझ गई कि ये बंदा मेरा राइवल हो सकता है। अगर मैं इस पर पहला स्ट्राइक करूँ तो शायद मेरी जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। यहाँ पर लिंशी एकदम खामोशी से अपनी सोड बाहर निकाल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि बाइजी किसी चीज का स्मेल कर रहा है। बाइजी कह रहा था लिनफान आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे बस तुम्हारी स्मेल को ट्रेस करना होगा और फिर तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। मगर ये बेचारा लिनफान के पीछे जाए इससे पहले एक परिंदे ने उसे उठा लिया। इसलिए बाइजी को खत्म करने के लिए लिंशी दोबारा से उसके पीछे जाने लगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम ढेर सारे स्कॉर्पियन किंग्स को देख पाते हैं जो कि हद से ज्यादा पॉइजनस थे। साथ ही एल्डर इन्हें बता रही थी कि पांचवी रेल्म का जीनियस भी इन्हें रोक नहीं सकता। अगर इन स्कॉर्पियंस की वजह से हम पॉइजन हुए तो बस 15 मिनट के अंदर ही हमारी जान चली जाएगी। लिनफान एल्डर की बातें काफी केयरफुली सुन रहा था, जिसके बाद उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आप इन स्कॉर्पियंस की टेंशन मुझ पर छोड़ दो, इन्हें कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। इतना कहते साथ ही लिनफान ने अपनी स्पिरिचुअल कैनन को समन कर लिया और अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए कैनन बॉल फॉर्म करने लगा ताकि वहाँ पर एक जोरदार धमाका करते हुए वो इन स्कॉर्पियंस का काम तमाम कर पाए। लिनफान को पूरा यकीन था कि इन स्कॉर्पियंस को मारना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, मगर अचानक से वो स्कॉर्पियंस अपने आप पीछे हटने लगे। साथ ही लिनफान को कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि मानो कोई उन स्कॉर्पियंस को पुकार रहा हो। वेल इन अजीब सी आवाजों को इमॉर्टल जू ने भी सुन लिया था। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो काफी स्ट्रॉन्ग और प्योर स्पिरिचुअल वेव्स रिलीज हो रही है। ऐसे एनर्जी फ्लक्चुएशंस को तो मैंने काफी लंबे अरसे के बाद महसूस किया। वो कहते हैं कि लिनफान की सोल ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा यूनिक है और इसी वजह से वो इन आवाजों को सुन पाया। अगर लिनफान की जगह कोई और ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होता तो शायद कभी इस आवाज को नोटिस भी नहीं कर पाता। दरअसल वो अजीब सी आवाज बस लिनफान और उन स्कॉर्पियंस को ही सुनाई दे रही थी। इधर चेनजुआन कहने लगा कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारा दोस्त लिनफान काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसके अटैक करने से पहले ये स्कॉर्पियन उससे डर गए थे। इनफैक्ट उसके ऑरा को देखते ही वो स्कॉर्पियन यहाँ से दुम दबाकर भाग निकले, मगर स्कॉर्पियंस के भागने के पीछे वो मिस्टीरियस आवाज जिम्मेदार थी जो कि धीरे धीरे कर उन सभी स्कॉर्पियंस को अपने पास आने की गुहार लगाती है। तभी लिनफान कंफ्यूज होकर अपने दोस्तों से पूछने लगा कि क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी, जिस पर चेनजुआन और बायराओ ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्हें कोई वॉइस सुनाई नहीं दे रही थी। अब उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स सुनकर तो लिनफान और ज्यादा सोच में पड़ गया। उसे लग रहा था कि वो आवाज सिर्फ मुझे और इन स्कॉर्पियंस को ही सुनाई दे रही होगी, जरूर से इसके पीछे कोई वजह है। तभी एल्डर जाओ से पूछते कि लड़के क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने एग्जैक्टली क्या सुना, जिस पर लिनफान जवाब देते हुए कह रहा था कि मैं तो उस आवाज को समझ भी नहीं पा रहा, वो काफी ज्यादा अजीब थी। क्या आपने कभी इन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में ऐसी आवाज सुनी है? जिस पर एल्डर जाओ बताने लगे कि हमारे डुगू फैमिली के रिकॉर्ड्स में ऐसी वॉइस का जिक्र किया गया था। मैंने उन रिकॉर्ड्स को काफी अच्छे से स्टडी किया है और उसी के बेसिस पर मैं तुम्हें इतना तो बता सकता हूँ कि ये आवाज एक सोल स्पिरिट की हो सकती, क्योंकि इन आवाजों को हायर लेवल के कल्टीवेटर और बीस्ट ही सुन सकते हैं। दरअसल सोल स्पिरिट हेवन की विल से पैदा होते हैं। एक सोल स्पिरिट काफी ज्यादा यूनिक होता। वैसे तो इन सोल स्पिरिट के पास काफी सारी भयानक एबिलिटीज पाई जाती, लेकिन उनमें से सबसे स्पेशल है कि वो बीस्ट को कमांड दे सकते। अगर किसी सोल स्पिरिट ने कमांड दी तो सभी डिमोनिक बीस्ट को उसे फॉलो करना पड़ता। ये सब सुनकर तो इमॉर्टल जू भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस मार्शल वर्ल्ड में सोल स्पिरिट भी एग्जिस्ट करता होगा।
मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जर्नी अब काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। वहीं पर सोल स्पिरिट का जिक्र सुनते ही मिंग तुरंत इमॉर्टल जू का दिमाग खाने पहुंच गई। वो उनसे कह रही थी कि अगर इस सोल स्पिरिट को मैं डिवार कर पाऊँ तो फिर इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये बंदी हमेशा इमॉर्टल जू को नीचा दिखाने का कोशिश करती है और उसकी यही बात इमॉर्टल जू को जरा भी पसंद नहीं आती। इधर चेन जुआन लिनफान को बता रहा था कि भाई ये सोल स्पिरिट तो अर्थ एंड हेवन का सबसे कीमती ट्रेजर माना जाता है। अगर किसी कल्टीवेटर ने इसे रिफाइन कर लिया तो वो भी असेंड हो सकता। सोल स्पिरिट हमारी कल्टीवेशन स्पीड को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। इनफैक्ट जिन भी लोगों ने इन सोल स्पिरिट को हासिल किया उनका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो खुद को इमॉर्टल बुलाने लगे। और इसी पर से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये सोल स्पिरिट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर बायराओ का मानना कुछ और ही था। वो कहने लगी कि फिलहाल तो ऐसी पावर हासिल करने का कोई फायदा नहीं, पहला तो हमने अपनी सिटीज को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो तीनों सिटी लॉर्ड इसी सोल स्पिरिट की तलाश में यहाँ आए थे। उनका तो उनकी सिटीज को बचाने का कोई इंटेंशन नहीं, वो सभी तो बस पावर्स के भूखे हैं। उतने में ही एल्डर जाओ लिनफान से उसका ओपिनियन पूछ रहे थे तो लिनफान कहने लगा कि फिलहाल तो हमने लॉर्ड वेन को फॉलो करना चाहिए। मुझे तो पूरा यकीन है कि इन माउंटेन्स में हमें और ज्यादा मजा आने वाला। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल हैं और शायद आज मुझे उनके आंसर्स मिलेंगे। जिसके बाद ये लोग सीधे उसी डायरेक्शन में रवाना हो गए जहाँ पर लॉर्ड वेन गया था। वहीं दूसरी तरफ बाइजी जैसे तैसे फ्लाइंग डेमोनिक बीस्ट की चुंगल से आजाद होकर जमीन पर आ चुका था। वो कह रहा था कि बकवास 10,000 ग्रेट माउंटेन्स मुझे आराम से मेरा मिशन भी पूरा नहीं करने दे रहे। जब देखो तब कोई न कोई डेमोनिक बीस्ट रास्ते में आता ही जा रहा। मैंने तो अब बस इन सभी बीस्ट को खत्म करने के बाद ही रिलैक्स होना है, तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा। जिसके बाद वो अपने सेंसेस का यूज करते हुए लिनफान की सेंट को ट्रेस करने लगा। वो कह रहा था लिनफान तुम भी मुझसे बच के भाग नहीं सकते। और अब उसने लिनफान पर गुस्सा होते हुए एक पेड़ पर ही पंच हिट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही पेड़ पर से कोई छत्ता नीचे गिर गया। दरअसल ये एक बी हाइव था जो कि बेचारे बाइजी के पीछे लग जाता है। लिंशी उसकी हालत देखकर कहने लगी कि एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बंदा हद से ज्यादा बदकिस्मत है। जब भी ये लिनफान को मारने की बात करता है इस पर ही कोई खतरा मंडराने लगता। अब अगले सीन में हमें सभी सिटी लॉर्ड्स दिखाए गए जहाँ पर फेरी लॉर्ड वेन को लाते मार मार के कुट रही थी। तो लॉर्ड वेन उसे परेशान होकर कहने लगा कि मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें वो जेड नेक्टर फ्रूट दे दिया है, तो तुम भला बेवजह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। जिस पर फेरी कह रही थी कि तुझे मारने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं, वैसे भी तो एक नंबर का कमीना बंदा है, तो तुझे इसे कुटने का मौका बार बार नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं तो सिर्फ तुझ पर अपनी भड़ास निकाल रही हूँ। और फिर लॉर्ड वेन के मुंह पर भी जोरदार लाते जड़ दी गई। उस बेचारे की तो हालत काफी ज्यादा खस्ता हो गई थी। वो लिनफान को धोखा देकर यहाँ आया और फिर उसके अपने ही साथियों ने उसकी कुटाई कर दी। उसकी ऐसी हालत देखकर तो लॉर्ड क्यू को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो कहता है कि पहला मुझे डाउट था कि तुम दोनों टीम अप होकर मुझे मारोगे, लेकिन तुम में तो आपस में ही काफी गहरी दुश्मनी है। इधर लॉर्ड वेन उस बंदी के पंचेस को डॉज करते हुए कह रहा था कि तुम मुझे जान से मार नहीं सकती, क्योंकि अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट काफी ज्यादा समझदार होते हैं। अगर उन्हें ब्लड की स्मेल आई तो उन्हें लगेगा कि यहाँ पर खतरा है, फिर तो वो तुम्हारे सामने आने से रहे। जो सुनते साथ ही वो बंदी लॉर्ड वेन को एक और लात मारते हुए कहने लगी कि ठीक है चलो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, तुम्हें अपाहिज बनाकर भी मुझे सुकून मिलेगा। जिसके बाद वो अपना पसीना पहुँचते हुए कह रही थी कि चलो अब काम पर लग जाते। दरअसल ये लोग अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को यहाँ पर समन करना चाहते थे ताकि उन बीस्ट की मदद से वो सोल स्पिरिट को ढूंढ पाए। तो अब वो फेरी अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को बाहर लाने के लिए जेड नेक्टर फ्रूट का यूज करती है। उसने वो फ्रूट एक केव के सामने रख दिया था जिसकी खुशबू से अट्रैक्ट होकर अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट बाहर आ जाएंगे और फिर उतने में वहाँ का इलाका शेक होने लगा। फेरी समझ गई थी कि जरूर से यहाँ पर कोई गड़बड़ है और उतने में उस केव से एक बीस्ट बाहर आकर फेरी पर अटैक करने लगा, मगर वो बंदी अपने डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए अचानक से किए गए हमले को रोक रही थी और फाइनली वो जैसे तैसे उस अटैक से खुद को बचाते हुए पीछे हट गई। दरअसल ये हमला किया था अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट ने। इससे तो फिर लॉर्ड वेन पर और ज्यादा भड़क गई। वो कहती है कि तुमने हमसे झूठ बोला था, तुमने कहा था कि अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट नेचर से काफी ज्यादा काम और पीसफुल होते, वो कभी इंसानों पर अटैक ही नहीं करते, तो फिर जल्दी बताओ उस बीस्ट ने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। अगर मैं जल्दी से डिफेंस
अपनी शील्ड फॉर्म नहीं कर पाती तो शायद मारी जाती। वहीं पर लॉर्ड क्यू को भी लॉर्ड वेन पर शक होने लगा। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने इस जेड नेक्टर फ्रूट के साथ क्या गड़बड़ की है। इस फ्रूट को देखते ही वो बीस्ट अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब जल्दी से हमें इसका रीजन बताओ वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो लॉर्ड वेन उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर मैंने वाकई इस फ्रूट के साथ कोई गड़बड़ी की होती तो क्या मैं इस प्लान में खुद को शामिल करता। देखो तुम्हें मेरी बातों का यकीन करना ही पड़ेगा। तभी फेरी कहती चलो कोई नहीं, वैसे भी यहाँ सिर्फ एक ही बीस्ट है तो क्यों ना हम सब मिलकर इसे टेम करें। अगर ये हमारी कंट्रोल में आ गया तो हमारी आगे की जर्नी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। और उतने में वहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। दरअसल वहाँ पर अब कई सारे अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट पहुँच चुके थे और ये सारा कमाल था उस जेड नेक्टर फ्रूट का, क्योंकि उसकी स्मेल से ये बीस्ट अट्रैक्ट होकर यहाँ आए थे। लॉर्ड क्यू तो इतने सारे बीस्ट को देख कर ही पैनिक हो गया। वो लॉर्ड वेन से कह रहा था कि ये अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट ट्रैकिंग में माहिर होते हैं। अगर हम अभी यहाँ से भाग निकले तो भी शायद इनसे पीछे छुड़ा नहीं पाएंगे। और उतने में लिनफान आसमान से छलांग लगाते हुए वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वेन कह रहा था कि तुम तो उन स्कॉर्पियंस के चुंगल से भी बच निकले। मुझे तो लगा था कि उतने सारे पॉइजनस स्कॉर्पियन तुम्हें मारने के लिए काफी हो जाएंगे। तो लिनफान उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि सोल स्पिरिट को ढूंढने में जब तक मैं आपकी मदद ना करूँ तब तक तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलने वाला था और ना ही ये मिशन पूरा होने से पहले मैं मर सकता हूँ। तो फेरी तुरंत एकदम भोली बनने का नाटक करते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुम कौन से सोल स्पिरिट की बात कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। जिस पर लिनफान कह रहा था कि मैं तुम तीनों की सारी प्लानिंग समझ चुका हूँ। तुम यहाँ पर अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने नहीं आए थे बल्कि आए हो तो सोल स्पिरिट को हासिल करने, ताकि तुम हेवन तक असेंड हो पाओ। इसलिए मेरे ख्याल से अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं और ना ही कुछ प्रिटेंड करने का। वहीं पर लॉर्ड क्यू कंफ्यूज होकर वेन से पूछ रहा था कि बताओ ये बंदा है कौन और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसे सोल स्पिरिट के बारे में कैसे पता चला। तो वेन कहने लगा कि ये वही लिनफान है जिसके साथ तुम ड्रिंक करना चाहते थे। तुम इस बंदे से मिलना चाहते थे ना, तो देखो लिनफान खुद ही तुमसे मिलने आ गया। दरअसल लॉर्ड क्यू ने लिनफान के बारे में काफी सारी तारीफें सुन रखी थी, ये भी कि ये बंदा मौत के बाद दोबारा से रिजरेक्ट हुआ। उसे इतना तो पता है कि लिनफान एक्सट्रीमली पावरफुल होने की वजह से उसे हराना आसान नहीं होगा। वहीं पर लॉर्ड वेन कह रहा था कि मेरे ख्याल से हम तीनों ने आपस में झगड़े करने की बजाय पहला इस लिनफान से निपटना चाहिए। बस एक बार ये लिनफान हमारे रास्ते से हट जाए फिर हम तीनों आपस में फाइट करके सोल स्पिरिट किसे मिलेगा इसका डिसीजन ले सकते हैं। हम में से जो विनर होगा सोल स्पिरिट उसे ही मिलेगा। जिस पर लॉर्ड क्यू कहता है कि हमें इससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर तो ऑलरेडी ढेर सारे अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट मौजूद हैं जो कि इस लिनफान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो सुनते साथ ही लॉर्ड वेन तुरंत ही पीछे हटते हुए कहने लगा कि लिनफान लास्ट टाइम मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके गलती की थी, लेकिन मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। चलो देखते हैं इस बार तुम कैसे जिंदा बचते हो। बस एक बार अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट ने तुम्हारी बॉडी के सेंट को जहन में रख दिया फिर तो जमीन ही क्या बल्कि हेवन भी तुम्हें बचा नहीं सकता। जिस पर लिनफान कह रहा था हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ इन बीस्ट को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए तो मैं अपने साथ यहाँ पर बैकअप लाया हूँ। जिसके बाद लिनफान तालियां बजाते हुए कुछ बीस्ट को इशारे करने लगा। दरअसल लिनफान ने यहाँ पर वुल्फ को समन किया था, जो देखकर तो ये तीनों भी हैरान हो गए। लिनफान कह रहा था कि अब तो इन अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को मारना आसान हो जाएगा। वहाँ पर लिनफान के भेड़िए अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट पर अटैक करने के लिए तैयार थे। लिनफान के एक ही इशारे पर उन भेड़ियों ने बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिए। ये देखकर तो ये तीनों लॉर्ड्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर फेरी कंफ्यूज होकर अपने साथियों को बता रही थी कि ब्राउन भेड़ियों को कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं और लिनफान तो एक ह्यूमन है, पता नहीं ये भेड़िए उसके इशारों पर क्यों नाच रहे। वैसे देखा जाए तो ये भेड़िए कभी भी ह्यूमंस को फॉलो नहीं करते। जिस पर चेंजुआन जवाब देते हुए बताने लगा कि हमारे बॉस लिनफान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। दरअसल हमारे बॉस लिनफान ने ब्राउन वुल्फ के राजा को मार दिया है, जिसके चलते लिनफान इन भेड़ियों का नया राजा बन चुका। अब राजा के ऑर्डर को फॉलो करना तो प्रजा का फर्ज होता है। क्यों सही कहा ना मैंने। अब वैसे तो ये तीनों भी काफी ज्यादा हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिनफान के पास इतनी यूनिक एबिलिटीज कहाँ से आ गई। मगर लिनफान की तारीफें करेंगे तो उन्हें और ज्यादा जलील होना पड़ेगा। इसलिए लॉर्ड क्यू कह रहा था कि तुम्हारा लिनफान भेड़ियों के राजा के टाइटल पर जरा भी सूट नहीं कर रहा। इतना कहते साथ ही वो लॉर्ड वेन से कहता है कि हम तीनों ने टीम अप होकर इन सभी को खत्म कर देना चाहिए। इन्हें रास्ते से हटाने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मगर वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी टीम तो ऑलरेडी उसे छोड़कर भाग चुकी थी, जिसके चलते लॉर्ड क्यू बेचारा अकेला पड़ गया। साथ ही साथ इन सबके सामने उसका पोपट बन गया था। तो तुरंत ही अपना गुस्सा थूक कर रवैया बदलते हुए हंसने लगा। वो कह रहा था दोस्तों देखो मेरी
मेरी बातों को तुम लोग जरा भी सीरियसली मत लेना, मैं तो बस वे ही मजाक कर रहा था। मगर ये लोग तो अपनी उंगलियां चटकाते हुए क्यू की तरफ आगे बढ़ने लगे। जो देख क्यू समझ गया था कि उसे काफी बुरी पिटाई पड़ने वाली है, इसलिए उसने भी तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर बायरा उनके पीछे जाना चाहती थी, मगर अंकल जाओ उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि इनके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं, अगर इन्हें मारना इतना ही जरूरी होता तो शायद लिनफान कब का इन्हें खत्म कर चुका होता। मगर लिनफान तो उन पर जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा, वो तो फिलहाल 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की मिस्ट्रीज को समझना चाहता। और मेरे ख्याल से ये सभी लोग इस काम में आगे चलकर लिनफान के काम आएंगे। इधर लिनफान की भेड़ियों ने अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को चारों ओर से घेर लिया था। जो देख लिनफान उनसे कहता है चलो तुम इससे थोड़ा सा दूर हट जाओ, मैं तुम्हें एक और काम देना चाहता हूँ, जाओ जाकर उन लोगों को फॉलो करो जो कि अभी अभी यहाँ से भाग निकले थे। तो भेड़िए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। इधर लिनफान उस अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए जकड़ लेता है, जिससे वो बीस्ट काफी ज्यादा तड़पने लगा। साथ ही लिनफान अपने माइंड स्पेस में मौजूद मिंग को आवाज दे रहा था, मगर मिंग तो बिना कुछ सुने पहले लिनफान को बता देती है कि तुम इस बीस्ट को मुझे ऑफर ना ही करो तो बेहतर होगा। मैं ऐसी सड़ी हुई बेकार चीजें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसे खाने से पहला तो बेहतर है कि मैं तुम्हारी धुलाई कर दूं। जिस पर लिनफान कह रहा था अरे आपने तो मुझे गलत समझ लिया, मैं आपको ये बीस्ट खाने के लिए नहीं बोलने वाला था, बल्कि मैं तो बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वेल मुझे ऐसा लगता है कि इस बीस्ट पर कॉर्प्स सारा फॉर्म हो चुकी, ये अपने आप हुई या फिर इसके पीछे कोई और जिम्मेदार होगा? इसी सवाल का मुझे आपसे जवाब चाहिए। जिस पर मिंग कह रही थी कि इन बीस्ट को तो ऑलरेडी किसी और ने खत्म करके अपने पपेट्स में बदल दिया है, और जिसने भी ये काम किया उसके पास काफी भयानक इवल स्किल्स का नॉलेज होगा। साथ ही इन डिमोनिक बीस्ट की बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रही है वो काफी ज्यादा हेवी और गुस्सेल है। इस ऑरा से तो किसी के भी माइंड को डिस्टर्ब किया जा सकता, इनफैक्ट ये कॉन्टेजियस है। अगर तुम इस ऑरा के ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रुक गए तो तुम भी उस पर्सन के हाथ की कठपुतली बन जाओगे। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफी हो जाएगी। अब आगे उस पर्सन के साथ क्या करना है इसका फैसला तुम करना, इससे ज्यादा तुम्हें तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकती। और हाँ याद रखो इस ऑरा से तुम्हें थोड़ा सा बच के रहना होगा। इतना कहते साथ ही मिंग वहाँ से अपने स्टोन मॉन्यूमेंट की तरफ रवाना हो गई। साथ ही वो कह रही थी लिनफान जब तक तुम उस सोल स्पिरिट के एक्चुअल सोर्स को ढूंढ ना लो तब तक मुझे जरा भी डिस्टर्ब मत करना, ऐसे छोटे मोटे मसलों को तो तुम खुद भी हैंडल कर सकते हो। तो लिनफान भी उसकी बात मान जाता है। अब वो उस अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को खत्म करते हुए अपनी टीम को बता रहा था कि जितना मैंने सोचा ये इलाका उससे भी काफी ज्यादा भयानक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसे मैं और एक्सप्लोर करूं तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इन डिमोनिक बीस्ट पर कॉप्स और सेटअप करते हुए उन्हें अपना पपेट बना लेना ये तो जरूर से किसी पावरफुल शख्स का काम होगा, इसलिए मैं उस पर्सन के साथ 1-on-1 मीटिंग करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस मसले में इन्वॉल्व हो जाओ। मैं बेवजह तुम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, इसलिए अब यहाँ से आगे की जर्नी मैं अकेली करूँगा और तुम तीनों सीधे टाउन की तरफ रवाना हो जाना। इतना कहते साथ ही लिनफान वहाँ से चला गया। यहाँ पर चिनजुआन लिनफान को कन्विंस करना चाहता था, मगर मास्टर जाओ ने उसे रोक लिया। वो कहते बच्चे मैं लिनफान की बात से पूरी तरह से अग्री हूँ और तुम भी उसका डिसीजन बदल नहीं सकते। अगर तुम्हारी फिलहाल के एबिलिटीज को देखा जाए तो तुम लिनफान के किसी काम नहीं आने वाले, उल्टा तुम्हें बचाने के चक्कर में उसका पूरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसका दुश्मन फायदा उठा सकता है। तो मुझे नहीं लगता हमने उसके काम में टांग अड़ानी चाहिए। लिनफान जरूर किसी को ढूंढ रहा है तो उसे उसका काम करने दो। जो सुनते साथ ही चिनजुआन तुरंत ही अंकल जाओ को मस्का मारने लगा। वो कहता है सीनियर आप तो इसी पहाड़ी इलाके को काफी अच्छे से जानते हो, इनफैक्ट यहाँ का हर एक कोना आपको अच्छे से याद है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा मिलकर 10,000 ग्रेट माउंटेन्स को एक्सप्लोर करें। अगर सच बताओ तो मैं इस इलाके में घूमना चाहता हूँ और वैसे भी फिलहाल तो आप फ्री हो तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। उसकी बातें सुनकर एल्डर जाओ हंसने लगे। वो जानते थे कि चिनजुआन यहाँ से जाना नहीं चाहता, तो वो भी उसकी बात से अग्री हो गए। वो कह रही थी चलो मेन बिजनेस लिनफान संभालेगा और हम लोग माउंटेन्स का सैर सपाटा करेंगे। जो सुनते साथ ही चिनजुआन और बायराओ अंकल जाओ को फॉलो करने लगे, जिसके बाद हमें 10,000 ग्रेट माउंटेन्स का सेंटर वाला हिस्सा दिखाया गया, जहाँ पर फेरी और उसके साथ ही अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और उतने में फेरी के डायरेक्ट डिसाइपल पर अचानक
अचानक से एक भेड़िए ने हमला कर दिया। वो लड़की अपने मास्टर से मदद मांग रही थी मगर कोई उसे बचाने के लिए तैयार नहीं होता। दरअसल इन तीनों को ही अपनी जान के लाले पड़े थे। उन्हें कुछ भी करके इन ग्रेट माउंटेन से बाहर निकलना है। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर वो यहाँ से जल्द बाहर नहीं गए तो उनका मसला हो जाएगा। मगर उतने में ही ढेर सारे वुल्फ्स वहाँ आकर उन लोगों को घेर लेते हैं। अब यहाँ से भागने का इनके पास और कोई रास्ता नहीं। जो देख लॉर्ड क्यू तो अपने साथियों पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि पता नहीं तुम लोग कौन से रास्ते से आगे बढ़ रहे हो। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इन भेड़ियों को पीछे छोड़ दिया था, फिर ये दोबारा से हमारे सामने से अटैक करने कैसे आ गए। जो सुनकर फेरी कह रही थी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा समझदार हो तो तुम अकेले ही यहाँ से भाग जाओ। हम दोनों के साथ तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं। अब इस पर लॉर्ड क्यू कोई जवाब नहीं देता। जो देख फेरी कह रही थी कि तुम में इतना दम ही नहीं कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। जो सुनकर तो लॉर्ड क्यू कह रहा था कि इन भेड़ियों को मारने से पहले मैं तुम्हें ही खत्म करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से हमारी काफी सारी मुश्किलें ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अब इन तीनों में बस लॉर्ड वेन ही थोड़ा सा समझदार था। उन दोनों से कहता है कि पता नहीं तुम बेवजह आपस में झगड़े क्यों कर रहे हो। हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है, उससे लड़ने के बजाय तुम आपस में ही बेवजह लड़ाइयाँ कर रहे। और तभी यहाँ पर हमें एक फॉर्मेशन नजर आता है जिसमें उन भेड़ियों ने अनजाने में ही एंटर कर दिया और अब उस फॉर्मेशन में पूरी तरह से ट्रैप हो गए थे। इनफैक्ट वो भेड़िए तो बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहे थे और उतने में एक बंदी वहाँ पर पहुँच गई। वो उन भेड़ियों से कह रही थी कि वाह तुम मेरे लिए काफी बड़ा सरप्राइज लेके आए हो। यहाँ पर उस बंदी ने जैसे ही भेड़ी को टच किया उस बीस्ट की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी थी। अपने साथियों का ये हाल देखकर बाकी बचे बीस्ट भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मगर उस बंदी ने अपनी फ्लाइंग सोड रिलीज करते हुए इन दोनों पर भी अटैक कर दिया, जिसके चलते वो भेड़िए एक ही सेकंड में मारे गए। उनको इतने ब्रूटली खत्म होता हुआ देखकर ये तीनों भी समझ गए थे कि ये कोई मामूली बंदी तो हो ही नहीं सकती। इसलिए वेन तुरंत ही फेक स्माइल करते हुए उससे कहने लगा कि मिस आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो मास्क वाली बंदी कहने लगी कि अरे मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये बीस्ट मेरे ज्यादा काम नहीं आने वाले थे। मगर तुम तीनों की तो बात ही अलग है, मैं तो तुम तीनों को काफी अच्छे से यूज कर सकती हूँ। जो सुनते साथ ही तीनों थोड़े से पैनिक हो गए। साथ ही बंदी कहती कि तुम तीनों को ऐसे ही खत्म करने से मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए पहले तो मैं तुम्हारा अच्छे से इस्तेमाल करूंगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि तुम्हें मारा जाए या छोड़ा जाए। जो सुनकर तो लॉर्ड क्यू कह रहा था कि मैं आप एक पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, भला हमारे जैसे मामूली लोगों को मार के आपको क्या ही हासिल होगा। वैसे थोड़ी देर पहले आपने हमारी जान बचाई थी तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। दरअसल यहाँ पर मेरा एक जरूरी काम है, इसलिए प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। इतना कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। मगर तभी एक फ्लाइंग सोड उसके काफी करीब से गुजरते हुए उसका रास्ता रोक लेती है। साथ ही वो बंदी उससे कह रही थी कि तुम लोग मेरे मेहमान हो और मेहमानों को एंटरटेन करना तो एक होस्ट का काम होता है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन बीस्ट की बॉडी से सारी ऑरा कलेक्ट करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है। वेल इसे एक ग्रेट फॉर्मेशन कहा जाता था। अब इस नजारे को देखकर लॉर्ड वेन कहने लगा कि मैंने सुना था कि कुछ टाइम पहले उस लिनफान पर किसी ने जानलेवा हमला करके उसकी मार्शल सोल को चुरा लिया। तो फेरी कहती हाँ मैंने भी ये रूमर्स सुने थे कि किसी ने ग्रेट फॉर्मेशन सेटअप करके उसकी सोल को उससे छीन लिया। लिनफान की किस्मत अच्छी थी कि वो सरवाइव कर पाया, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। इधर लॉर्ड क्यू कहने लगा दोस्तों अगर जिंदा बचना है तो हमें एक साथ मिलकर इस पर हमले करने होंगे, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। तो फेरी कहने लगी कि वैसे भी ये बंदी अकेली है, अगर हम अपना पूरा दम लगाकर इसका मुकाबला करें तो शायद हमारे पास जिंदा रहने का मौका होगा। तो लॉर्ड वेन भी उसकी बात से अग्री हो जाता है। वो कह रहा था कि पूरा दम लगाकर फाइट करेंगे तो ही हमारा फायदा है, वरना हम सब इस ईवल पर्सन के हाथों मारे जाएंगे। अब ये लोग अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस नकाब पहने वाली बंदी पर अटैक करने चले गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें लिनफान दिखाया जाता है, जिसे अभी भी उस सोल स्पिरिट की हल्की सी आवाज आ रही थी जो कि उससे कहने लगी कि मेरे पास आ जाओ, और लिनफान भी उसी आवाज को फॉलो कर रहा था। मगर इस आवाज को ट्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वहीं दूसरी तरफ इमॉर्टल जू भी उस सोल स्पिरिट को ट्रेस करने में उसकी मदद कर रहे थे, मगर काफी देर मेहनत करने के बावजूद भी इमॉर्टल जू को सोल स्पिरिट का कोई ट्रेस मिल न सका। वो लिनफान से कहती है कि सोल स्पिरिट की ऑरा काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही, इनफैक्ट मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग सेंसेस होने के बावजूद भी मैं उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा। तो लिनफान
लिनफान कहता है सीनियर अब इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग कॉप्स ऑरा महसूस हो रही है। भले ही ये यहाँ से काफी ज्यादा दूर है मगर इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल मैं मिस नहीं कर सकता। अगर हम इस ऑरा को ट्रेस कर पाए तो शायद हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसके बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं कि तीनों लॉर्ड्स उस ग्रेट फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके थे। साथ ही वो पहले जैसे नॉर्मल नहीं रहे बल्कि उस मास्क वाली बंदी के कंट्रोल में आ चुके थे। साथ ही साथ वो फॉर्मेशन बहुत ही भयानक एनर्जी को फ्लक्चुएट करने लगा। वहीं पर वो मास्क वाली बंदी कह रही थी कि चलो फाइनली ये रिचुअल पूरा हो गया। ह्यूमंस का इस्तेमाल करके कॉप्स ऑरा को कल्टीवेट करना आसान है और साथ ही साथ इफेक्टिव भी। दरअसल इंसानों की बॉडी से जनरेट होने वाली कॉप्स ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अब वो दिल ही दिल में कहने लगी कि तुम चाहे कितनी भी डीप जाकर क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। मेरे ख्याल से वो ये सब शायद सोल स्पिरिट से कह रही थी। इतना ही नहीं, अब रिचुअल के पूरा होते ही वहाँ पर एक कोर फॉर्म हो चुकी है। शायद वो इन तीनों लॉर्ड्स की पावर कोर होगी। वो बंदी कहती है कि इस कोर को खाने के बाद मेरी अजूर ड्रैगन मार्शल सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और उतने में उस बंदी को लिनफान की आवाज आती है। वो कह रहा था मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमने किसी और के सेंस को डिवावर कर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। वो बंदी तो लिनफान को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लिनफान उससे कह रहा था कि हमारी लास्ट मीटिंग होकर एक लंबा अरसा गुजर गया। सच बताओ तो मैंने तुम्हें हद से ज्यादा मिस किया था और चलो फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। इधर वो तीनों लोग इस मास्क वाली बंदी के पपेट बन चुके हैं तो सीधे लिनफान पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। मगर लिनफान क्यू के अटैक को काउंटर करते हुए उसे एक ही ब्लो में खत्म कर चुका। तब तक लॉर्ड वेन को भी वो मार देता है। साथ ही उस बंदी से कह रहा था कि पिछली बार तुमने मेरे साथ धोखेबाजी करते हुए मेरी मार्शल सोल चुरा ली जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। और सच बताओ तो तब से ही मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार था ताकि मैं अपना रिवेंज ले पाऊँ। उस दिन तुमने मुझे मार दिया था और आज मैं तुम्हें खत्म करूंगा। साथ ही मैं देखना चाहता हूँ कि इस नकाब के पीछे है कौन। सो गाइस फाइनली इस बंदे की आइडेंटिटी रिवील होने वाली है जिसकी लिनफान न जाने कब से तलाश में था। आज वो इस मौके को किसी भी कीमत पर जाया नहीं होने देना चाहता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।